Now we will study Unit 4, that is presentation and interaction skills. So in this unit there are 5 important topics. First is oral communication and written communication. Second is non-verbal communication. Third, public speaking. Fourth, speech delivery. And last is your presentation and its strategies also. Okay. फर्स्ट विल स्टडी ओरल कम्युनिकेशन, दैट व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन. तो आप कोशिश करो मोस्ट ऑफ दी जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें जो वो पूछेगा क्वेश्चन, उनमें से ना वर्ड में ही मीनिंग छुपा होता है. जैसे ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बात करना, और ओरल का मतलब होता है बोलना, है ना. तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी हम कम्युनिकेशन बोल कर करते हैं उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. तो इसको ही अगर हमें मीनिंग या डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट मीनिंग तो ये आप ये लिख सकते हो दैट ओरल कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन, and in this someone or we share our expressions or ideas or views, opinions by speaking. Or you can write in oral communication we share our views and thoughts by using speech organs. अब ओरल कम्युनिकेशन में ना आप ये भी नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स आपको पता होंगे, जैसे आपका क्वालिटी ऑफ वॉइस, टोन, पिच, रेट, स्पीड. तो पैरालिंग्विस्टिक फ़ीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओरल कम्युनिकेशन में. अगर आपका पैरालिंग्विस्टिक फ़ीचर्स आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन उतनी ही इफेक्टिव, उतनी ही अच्छी होगी. अब हम इसके एडवांटेजेस, जिसे मेरिट्स भी आप कहते हैं, तो वो अब इसकी जानते हैं कि क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है, या आप इसको इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो. जो भी वो क्वेश्चन में पूछे, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस, पॉइंट्स यही आ जाएंगे आपके. ठीक है. फर्स्ट इज़ टाइम सेविंग. तो ओरल कम्युनिकेशन जो है टाइम सेविंग है. क्यों? क्योंकि आप इसमें एकदम इमीडिएटली कम्युनिकेट कर लेते हो बात को. इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता कि सोच के पहले लिखेंगे, फिर उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो करेक्ट करेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर वो रिसीव करेगा. तो इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये टाइम सेविंग है. इसी में ही आप सेकंड पॉइंट बना सकते हो ईजी एंड फास्ट. ये बहुत ही ईजी वे है कम्युनिकेशन करने का, और फास्ट भी है ना. क्योंकि इसमें कोई आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन की, कि मतलब आपको पहले कोई एक मीडियम चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, है ना. लाइक कोई आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना, या फिर किसी प्रिंट आउट को निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो मतलब ये एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो इसलिए ये ईजी एंड फास्ट है. नेक्स्ट क्या है? इमीडिएट फीडबैक, है ना. इस ओरल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज क्या है? इमीडिएट फीडबैक. इसमें आपको ना फीडबैक एकदम मिलता है ना. लेकिन अब जब रिटर्न कम्युनिकेशन आप किसी से करते हो, तो वो पहले सामने वाले को सेंड होगा, फिर वो रिसीव करेगा, पढ़ेगा, उसको समझेगा, और हो सकता है कि रिटर्न में उसको इतना क्लियरली समझ ना आए, तो उसको वो फिर आपको वापस रिप्लाई करेगा उसमें अपनी क्वेरी पूछने के लिए, या फीडबैक देगा, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. बट इसमें क्या होता है? आपको हैंड टू हैंड फीडबैक मिल जाता है. नेक्स्ट एडवांटेजेस का नो फियर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. अच्छा, जब आप लिखते हो तो उसमें स्पेलिंग का डर बना रहता है ना. बट ओरल कम्युनिकेशन में तो कहीं स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कोई भी स्पेलिंग गलत होने का डर होता ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट मच लिटरेसी रिक्वायर्ड. मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप लिखते हो तो उसमें आपको सही स्पेलिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत है ना, किस तरह से लिखना है, तो आपको वो ज़्यादा उस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है. बट जब आप बोलते हो तो उसमें इतना ज़्यादा लिटरेसी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता. नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैन बी करेक्टेड इमीडिएटली. इसको आप एकदम से करेक्ट कर सकते हो. जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो सकता है कोई कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए बोलने में, तो आप उसको हैंड टू हैंड करेक्ट कर सकते हो. बट जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो उसको आप हैंड टू हैंड करेक्ट नहीं कर सकते. जब अगर वो सेंड हो गया तो, है ना, उसको टाइम लगेगा आपको करेक्ट करके फिर वापस सेंड करने में. बट ओरल में आप हैंड टू हैंड उसको करेक्ट करके सही से दोबारा से इन्फॉर्म कर सकते हो अदर पर्सन को. तो ये इसका एक और एडवांटेज है काफ़ी बड़ा. फिर इसका लास्ट एडवांटेज है कि बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. क्यों? क्योंकि ना इसमें क्या होता है, आप अपना और इम्प्रेसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये इम्प्रेसिव क्यों है? क्योंकि इसमें आप वॉइस डायनेमिक्स का भी यूज़ करो, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का. अपनी वॉइस की टोन को, क्वालिटी को, इसका पिच, रेट को भी आप मेंटेन करके आप इसको बहुत ही इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन बना सकते हो. तो इसलिए ये वन ऑफ द इम्प्रेसिव वे है कम्युनिकेशन का. अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन का. देखो, डिफरेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जनरली एक डिफरेंस तो आता ही है एग्जाम में करने के लिए. अच्छा, एक डिफरेंस में एक चीज़ और, हमेशा ना डिफरेंसेस को बॉक्स में बनाते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करके. इधर जैसे अभी हम ओरल का पढ़ रहे हैं तो एक साइड ओरल का आएगा, एक साइड रिटन कम्युनिकेशन के पॉइंट्स आएंगे. इसको कभी भी आप ऐसे नहीं करते कि पहले ऊपर पैराग्राफ में ओरल का लिख दिया फिर नीचे रिटन का. डिफरेंस कभी इस तरह से नहीं लिखना होता. हमेशा एक स्केल से लाइन ड्रॉ करके नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाकर उसमें
ही डिफरेंसेस लिखते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है डिफरेंसेस में, पॉइंट के सामने ही पॉइंट आएगा। सपोज़ वन पॉइंट आपका 2 लाइन में ख़त्म हो गया ओरल का, और रिटन का आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो सिर्फ 1 लाइन में ख़त्म हो गया। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट तो आपने नीचे से स्टार्ट कर दिया और रिटन में आपने सेकंड पॉइंट उसके फर्स्ट वाले के आगे से स्टार्ट कर दिया। नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट। अगर आपका फर्स्ट लाइन में भी ख़त्म हो रहा है रिटन का, तो आप 2 लाइन छोड़ के फिर सेकंड पॉइंट से, जहाँ से आपका ओरल का स्टार्ट हो रहा है सेकंड पॉइंट, ठीक उसी के सामने से ही आपको अदर जो भी आपका डिफरेंस है उसका पॉइंट वहीं से स्टार्ट करना है, उसके सामने से। ठीक है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा। पॉइंट 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे बॉक्स में भी पॉइंट 1 वहीं से शुरू होगा, पॉइंट 2 के सामने पॉइंट 2। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ओरल एंड रिटन का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है, ओरल एंड रिटन का मीनिंग आ जाएगा पहले डिफरेंस में, कि ओरल कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, बाय एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज़ एंड थॉट्स थ्रू वर्ड्स, है ना, बाय स्पीकिंग। एंड इसमें क्या आएगा रिटन में, वी कम्युनिकेट विद अदर्स, एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड इमोशंस इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट डिफरेंस है ओरल कम्युनिकेशन में कि ये एक बहुत ही फास्ट मेथड है कम्युनिकेशन का। इट इज़ अ फास्ट मेथड, इट इज़ फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड रिटन का क्या है, कंपैरेटिवली स्लो है। अगर आप ओरल से देखो तो इट इज़ अ स्लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इस ओरल में नहीं होता, रिटन में होता है। सो इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ नो प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इन रिटन कम्युनिकेशन देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओरल में आप बात कर रहे हो, डायरेक्ट बोल के बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बट जब आप रिटन में कम्युनिकेशन करते हो तो उसका तो प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है ना, वो रिटन वाला, तो इसलिए उसमें रिकॉर्ड नहीं होता ओरल में, और रिटन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, एडवांटेजेस में भी पढ़ा था, इमीडिएट फीडबैक। तो ओरल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है कि इन ओरल कम्युनिकेशन वी कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, बट इन रिटन कम्युनिकेशन वी डोंट गेट इमीडिएट फीडबैक। जब ओरल कम्युनिकेशन आप करते हैं तो आपको एकदम से जो लिसनर होता है वो एकदम से फीडबैक दे देता है, बट जब आप रिटन में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, इमीडिएटली फीडबैक नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन में जो होता है वो कम होता है, बट इन रिटन कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ मोर। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हो ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते नहीं, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है लिसनर को, तो वह हैंड टू हैंड सेम टाइम पे पूछ लेता है, क्लियर कर लेता है। बट रिटन कम्युनिकेशन में हो सकता है आपने जो लिखा हो वो उसको उस मीनिंग में ना ले जाके किसी और मीनिंग में ले जाए, है ना, और वो एकदम से आपसे क्लियर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है रिटन में, एंड ओरल में कम होती है। एंड लास्ट एडवांटेज, मतलब लास्ट डिफरेंस जो है, ओरल कम्युनिकेशन में आप पहले से रिवीजन नहीं कर पाते हो, है ना, मैसेज का जब आप बोलते हो। बट आप जब रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें आप पहले रिवाइज कर सकते हो। कैसे? देखो, जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो जो आपने बोल दिया अब वो बोल चुके हो, अब आप अपने वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते ना। हाँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें यू कैन रिवाइज। कैसे? जब आप टाइप करते हैं तो पहले आप उसको रीचेक करते हो ना, फिर आप सेंड करते हो, तो उसमें आप रिविजन कर सकते हो, बट उसमें नहीं कर सकते ओरल में। नाउ वी विल स्टडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे नाम से समझ आ रहा है, वर्बल क्या था, जिसमें हम बात कर रहे हैं, बट नॉन वर्बल, तो नॉन का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप बात नहीं कर रहे हैं, बोलकर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करें? अब नॉन वर्बल को रिटन से कंपेयर मत कर देना, ठीक है। जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है और ओरल कम्युनिकेशन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलग है, उसमें रिटन कम्युनिकेशन को मत लिख के आ जाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है ना, तो जिसमें आप बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, सिर्फ उससे जो आपका कम्युनिकेशन सामने वाले को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस का रोल होता है। ठीक है, रिटन को मत लिखना गलती से भी इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस फीचर्स, टाइम लैंग्वेज, साइंस, सिम्बल्स एक्सेट्रा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहला है स्ट्रेंथन द मैसेज। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, आपके मैसेज को, जो आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हेल्प करती है उसको और अच्छे से आपके मैसेज को समझने से। कैसे? देखो, जब आप, जैसे अभी हमने सुना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी वॉइस फीचर्स भी आते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज भी आता है। तो जब कोई आप सामने वाले को ना कोई ऐसा मतलब दुखी अपना कोई होता है ना, सैड वाला कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो उसमें आपका जो फेस एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज में आपका क्योंकि एक्सप्रेशंस भी आते हैं ना, है ना, तो आपकी वॉइस भी थोड़ी सी, वॉइस में भी आपके अलग ही पेन महसूस होगा, थोड़ी भारी सी आवाज़ हो जाएगी आपकी, है ना, और आपके फेस एक्सप्रेशंस भी जो है थोड़े सैड जैसे हो जाएंगे, तो वो आपके मैसेज को भी
और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। इसी से मिलते जुलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका, वाइडन्स द अंडरस्टैंडिंग, WIDENS, वाइडन्स द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ को। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लोगों की अंडरस्टैंडिंग को में और ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी वॉइस टोन से उस मैसेज को और अच्छे से समझ पाते हैं कि आप किस वे में इस बात को बोल रहे हो, हैप्पी होके बोल रहे हो या सैड होके बोल रहे हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ, ऑब्वियसली जैसे अभी हमने सुना कि ये अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ कर रहा है, तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है ना। तो इसलिए रिड्यूस दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस आप बनाकर लिख सकते हो। देखो ये ना ट्रिक्स होती है, जब आपको इतने सारे पॉइंट्स दिमाग में ना रहे ना याद, तो एक से ही मिलते जुलते एक दो पॉइंट्स कोशिश करो और बनाने की, ठीक है। तो ये एक तरह की टिप ही है आपको पॉइंट्स कैसे आप ज़्यादा लिख सकते हो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी एक्सप्रेसेस इमोशंस। देखो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, जैसे अभी बताया कि आपके एक्सप्रेशंस को देखकर सामने वाला समझ सकता है कि आप कुछ चीज़ खुश होकर बोल रहे हो या दुखी होकर बोल रहे हो, है ना, या कन्फ्यूज्ड होकर बोल रहे हो। तो आपके एक्सप्रेशंस भी इसलिए आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट एंड रैपो। रैपो की स्पेलिंग है RAPPORT। ट्रस्ट एंड रैपो, ट्रस्ट का मतलब विश्वास हो गया, है ना, और रैपो मतलब एक कनेक्शन, आप अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, है ना। कैसे, अभी जैसे इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है एक डिस्टेंस लैंग्वेज, मतलब आप सामने वाले पर्सन से कितना दूरी मेंटेन करके बात कर रहे हो, ज़्यादा चिपक तो नहीं रहे हो, है ना। और आपका टच, इसमें टच भी आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आप सामने वाले को किस वे में टच कर रहे हो, आप हैंड शेक कर रहे हो या किसी के जैसे शोल्डर पर आप टैप कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, तो उससे भी ना आपके बारे में काफ़ी कुछ सामने वाले पर्सन को पता चलता है। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट एडवांटेज इज स्मूथ इंटरेक्शन। स्मूथ इंटरेक्शन मतलब कि इंटरेक्शन का मतलब होता है सामने किसी अदर पर्सन से बात करना, है ना, बातचीत करना, उसे कहते हैं स्मूथ इंटरेक्शन, मतलब अच्छे से बातचीत करना। तो आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, तो इससे भी ना जेस्चर्स, पोस्चर से आपके मैसेज को सामने वाले को समझने में हेल्प करता है ये, तो इसलिए ये आपकी इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है। Now, we will study the types of nonverbal communication. So, there are 7 to 8 types of nonverbal communication, but we will study 5 types of nonverbal communication क्योंकि इतने sufficient है तुम्हारे लिए। देखो, first is kinesics, second is proxemics, third is chronemics, fourth is behavior, fifth is visuals. सो फर्स्ट इज़ काइनेसिक्स। काइनेसिक्स हम बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेसिक्स इज़ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज को आप ये समझ लो, एक प्रोफेशनल वर्ड हमने दे दिया काइनेसिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काइनेसिक्स में आपका बॉडी लैंग्वेज, लाइक आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट, जेस्चर्स, पोस्चर्स, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, लाइक व्हेन यू हैंड शेक, जब आप किसी से हैंड शेक करते हो तो उसमें भी टच होता है ना, या आप किसी के शोल्डर को टैप करते हो, शाबाशी देते हो, तो टच होता है ना। तो टच भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बताता है, क्योंकि पता चलता है कि आप किस इंटेंशन से टच कर रहे हो। तो ये भी आपका बॉडी लैंग्वेज में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है टच। फेस एक्सप्रेशंस होता है, जो भी आप फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हो ना, सैड वाले, खुशी वाले, कंफ्यूज्ड वाले, तो वो होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। आई मूवमेंट्स, आप आइज़ को आई कांटेक्ट से करके बात कर रहे हो ऑडियंस से, या आंखें चुरा के बात कर रहे हो, तो इससे भी पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, आप नर्वस हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपकी आई मूवमेंट भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करती है आपके बारे में, है ना। फिर होता है जेस्चर्स। जेस्चर्स को मतलब होता है कि आप जैसे होता है ना हिंट्स देना, है ना, कोई एक्सप्रेशन देना फिंगर से, तो वो होता है जेस्चर्स। एंड पोस्चर, आप किस पोस्चर में खड़े हो, बैठे हो, तो वो पोस्चर है। पोजीशन, है ना, कि किस पोजीशन में हो आप, खड़े किस पोजीशन में खड़े हो, किस पोजीशन में बैठे हो, तो ये होते हैं आपकी पोस्चर्स। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्रॉक्सिमिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स जो वर्ड है वो बना है प्रॉक्सिमिटी से, ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी विच मीन्स क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। तो हम प्रॉक्सिमिक्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस लैंग्वेज को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हो या किसी फ्रेंड से बात करते हो, तो आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हो, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो। बट जब आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से बात करते हो, तो ऑब्वियसली आप एज़ कंपैरेटिव टू योर फ्रेंड आप ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करते हो, है ना। और वहीं अगर आप किसी एक लार्ज ऑडियंस से बात करते हो, तो और ज़्यादा डिस्टेंस होता है आप में और ऑडियंस में, है ना। तो प्रॉक्सिमिक्स में हम डिस्टेंस लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना चाहिए। तो ये होता है प्रॉक्सिमिक्स। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्रोनेमिक्स। तो क्रोनेमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ टाइम। टाइम इज़ मनी, आपने सुना होगा। तो टाइम
को मनी क्यों कहा गया है? क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में भी रखा गया है कि अगर कोई पर्सन टाइम का बहुत ही पंक्चुअल होता है ना, तो ये भी एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पास करता है उस पर्सन के लिए कि येस दिस पर्सन इज़ वेरी पंक्चुअल एंड ये टाइम को वैल्यू करता है। तो इसलिए क्रोनेमिक्स इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्रोनेमिक्स को आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज़ आप एक कंपनी के बॉस हैं, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा जब आप खुद बॉस बनेंगे। तो अब आपके 2 एम्प्लॉयी हैं, एक तो आ रहा है एग्जैक्ट टाइम पे, एक आ रहा है लेट। तो आपको कौन सा एम्प्लॉयी अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स जो टाइम पे आ रहा है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर। सो हाउ यू बिहेव विद अदर्स। आप सपोज़ किसी एक पर्सन के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आपका बिहेवियर भी उसको एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पास कर रहा है आपके लिए कि आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा बिहेव करते हैं। तो ये भी एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पास करता है। तो बिहेवियर इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट इज अपैरल्स। ठीक है, APARELS। अपैरल्स क्या होता है? कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, सो अपैरल मीन्स ड्रेसिंग सेंस, हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, कि आप जब एक प्रोफेशनली एक फॉर्मल मीटिंग में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ फॉर्मल ड्रेस पहनना होगा। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस होना इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी आपके लिए एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पास करता है। अब हम अपैरल्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो शर्ट पहन के, टाई वाई लगा के, कोट पैंट पहन के, है ना, कितना अच्छा लगेगा। और वहीं आप एक मीटिंग में जा रहे हो, प्रोफेशनल मीटिंग में, वहाँ जा रहे हो सन ग्लासेस लगा के, शॉर्ट्स पहन कर और ऊपर ऐसे टी शर्ट पहन के, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो अपैरल का ड्रेसिंग सेंस का मतलब यही है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा ड्रेस अप्रोप्रिएट रहेगा। These are the types of nonverbal communication. In next video, we will study the presentation and its strategies, and what is public speaking and its 3 pillars, and last speech delivery and the methods of speech delivery. Thank you.